रिश्ता नहीं है दोनों को, फिर भी बांधे कोई डोर है। इस दोस्ती को क्या नाम दे हम, ये बात कुछ और है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक आज गाना क्यों गा रहा हूँ, सिंगिंग क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है और माहौल, तो आज का जो माहौल है वो है एकदम म्यूजिक वाला होने वाला है। क्योंकि आज हम जिसका इंटरव्यू करने आए वो बॉलीवुड के जाने माने सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर हैं। उनका नाम है फराज खान। तो उनकी थोड़ी बहुत कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। क्या ना कि किसी सिंगर का इंटरव्यू लेने जाओ और सिंगिंग ना करो तो मजा नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी सीजन 3 और हम एपिसोड नंबर 18 कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और शो होस्ट सुजेल खान और हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये स्टूडियो दिखा देता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं हमारा शो मेरी कहानी मेरी जुबानी। क्योंकि फराज खान हमारे हाथ बहुत मुश्किल से लगे, क्योंकि बहुत शाय है, शर्मीले किस्म के हैं, इंटरव्यू वगैरह देते नहीं है। लेकिन आज मैंने कोशिश करके उनसे कांटेक्ट किया और इंटरव्यू के लिए राजी कर लिया। तो आप लोग समझ रहे ना, तो चलो मूव। आओ दुनिया को सिखाए हम ऐसा कलाम, हो आओ दुनिया को सिखाए हम ऐसा कलाम। हेलो दोस्तों, मैं फराज खान और आज हमारा इंटरव्यू होने जा रहा है सुजेल खान जी के साथ मेरी कहानी मेरी जुबानी में। उनके दोनों सीजन मैंने देखे हैं और वो कुछ भी सवाल करते हैं। अब देखते हैं मुझसे क्या सवाल करते हैं, जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। जवाब की कमी थोड़ी है मेरे पास। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर मिस्टर फराज खान। तो आज हम फराज भाई से बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे इनकी खूबसूरती का राज, इनका टैलेंट, ऐसी बहुत सारी बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी में। बेहद शुक्रिया सुजेल भाई, जो आपने मेरी कहानी मेरी जुबानी में मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए फराज भाई, जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम सबसे पूछते हैं, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे जो नए दर्शक जो देख रहे हैं, जो अभी जुड़े हैं या जो जुड़ेंगे, उनको भी हमारे हैंडसम स्मार्ट बॉय का एड्रेस एंड कहाँ पैदा हुए वो सब जानना कहा के। तो आप कहाँ की पैदाइश है? पैदाइश मेरी लखनऊ की है और जब मैं 4 साल की उम्र में आते आते मैं बम्बई आ गया अपने वालिद साहब के साथ और फिर यहीं पे अपनी पढ़ाई, अपनी संगीत की तालीम सब यहीं से मैंने शुरू। तो आपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुंबई में की? जी। तो तहजीब आपके पास लखनऊ की है? तहजीब मेरे पास अवध की है। ओके, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैंने 15th तक किया, बीकॉम तक। लेकिन उसके बाद फिर मैंने म्यूजिक पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी शुरू की, तो इसलिए मैंने मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरू कर दिया। फिर उसके बाद रिसर्च करते करते कुछ पीएचडी के थीसिस लिखे और ये सिलसिला भी चल रहा है, जिंदगी भर चलेगा। तो ये सारी पढ़ाई आपने मुंबई में की या फिर मुंबई से बाहर जाके भी कुछ कोर्स किए? मैंने कॉलेज की पढ़ाई 15th की पढ़ाई तक तो वैसे मुंबई में की, लेकिन इसके बाद मेरा लखनऊ जाना हुआ, बातखंडे विद्यापीठ, जो कि इंडिया का सबसे पहला म्यूजिक स्कूल है। तो वहां से मैंने शुरुआत की अपने एमए की, मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो पढ़ाई के दौरान आपको ये इंडस्ट्री यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर हमारा बॉलीवुड, इसमें ही करियर बनाने के लिए कैसे सूझा आपको, यही क्यों चुना? ये पढ़ाई के दौरान नहीं हुआ। जब मैं छोटा था, जैसे मैंने बताया कि बहुत कम उम्र में बम्बई आ गए, तो मेरे वालिद साहब उस टाइम पे एक फिल्म आई थी माचिस, उसकी कुछ एडिटिंग किया करते थे। तो उस दौरान VHS चला करते थे, कुछ बड़े बड़े टेप्स जो होते थे, उस VHS में गाने थे और वो गाने घर पे बजा करते थे। वो गाने इतने ज्यादा मुझे अच्छे लगे, जबकि मुझे उसका बोलना भी नहीं आता तो उस वक्त तक, लेकिन इतने अच्छे लगे कि जब तक वो गाने ना बजे मैं खाना पीना ना करूं या मैं सोने ना जाऊं। और फिर उसी के साथ साथ अच्छे अच्छे गाने सुन के जब बड़े हुए और जब बड़े होकर एक्सपीरियंस आया, कुछ नॉलेज आई, तब पता चला कि वो गाने अच्छे क्यों लगते थे। तो आपको ये गाने का शौक लगा, आपने बताया म्यूजिक का, तो आपने पहली बार कॉलेज में या किसी फंक्शन में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने परफॉर्म किया हो एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक, जो भी आपने किया वो चला? मैं 4th स्टैंडर्ड में था। जब स्कूल में ऐसे जनरल सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, कुछ बच्चे आपके क्लास में हैं, चलो गाते हैं, तो कंपटीशन हो जाए, गा देते हैं। उस टाइम पर मैंने एक गाना गाया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या गा रहा हूँ, बस जो मैंने सुना था, जैसे मुझे पता था वैसे मैंने गाया और परफॉर्म किया उसको। तो चर्च उस वक्त कोई आइडियल होगा सिंगर या म्यूजिक, उसको ध्यान में रख के कुछ सोचा कि नहीं यार ये उस मुकाम पर है तो मैं इसको फॉलो करूं या इसको आइडल बनाऊं, ऐसा कुछ माइंड में चला? बहुत से लोगों के आइडल होते हैं। उस उम्र में तो आइडल कुछ नहीं था। उस उम्र में ये था कि मैं उसके मतलब अचानक गाने का परफॉर्म करने का वो एकदम कि मैं परफॉर्म करूं, तो पता नहीं कि हाँ मुझे सिंगर ही बनना है, इस फील्ड में जाना है, वो थॉट था। एज का मैटर नहीं, अगर आपको होता है कि एक बच्चा बचपन से ही कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्टिव स्मार्ट हो गए, तो वो आज के 3 साल के बच्चे पूरा मोबाइल चला रहे थे, तो मैं उसलिए पूछ रहा हूँ कि
वो आपको लगा कि हाँ मुझे इसमें ही अपना करियर बनाना है? वो तो काफी उम्र के बाद लगा, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, हमारे टाइम पे था नहीं। हमारे यहाँ पे टीवी हुआ करते थे, फिल्में आती थी, और जब अच्छी फिल्में आ रही है जिसमें गाने अच्छे हैं तो हम मैंने देखते ये सवाल क्यों किया, क्योंकि मैंने आपका इंट्रो देखा था, आपने पूछा था, बोला था कि सुजल खान कुछ भी सवाल करते हैं, तो मुझे अपना बदला तो लेना था आपसे, इसलिए मैंने ले लिया। खैर, तो जब मुंबई आए, इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की, तो आपने पहला कौन सा गाना या कौन सा गाने के लिए म्यूजिक कंपोज किया? आप गाने लिरिक भी लिखते हैं, तो कौन सा आपने लिखा? गाने कई सारे कंपोज किए, लेकिन जो पब्लिकली रिलीज है वो आओ दुनिया को सिखाए कम्युनल हार्मनी पर जो बेस्ड है, जो आपने सुना, आप तो देखें। मुझे एक छोटी सी लाइन गुनगुना दें। मैं आपको उसका एक अंतरा सुनाता हूँ। दोनों में सबक है एक सा, फिर किसने भेद ये किया है, जो था सारथी अर्जुन का वो भी तो औलिया है। महाभारत हो या करबला, अधर्म की ही हार रही, जब भी लड़े हम आपस में इंसानियत शर्मसार रही। मौला अली का जिक्र जहां बजरंग बली, जपो तुम नाम, कोई करे सलाम तुमको, फिर तुम कहो जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मैं बताऊं, जितने खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं और उतनी ही खूबसूरत इनकी आवाज है। चलिए और एक और जिक्र कर लेते हैं फटाक से कि आपके वालिद अखलाक खान साहब, जो कि इंडस्ट्री के मशहूर राइटर हैं, स्टोरी राइटर, और डायरेक्शन भी उन्होंने किया, तो बहुत ही खूबसूरत कहानी उन्होंने लिखी है। तो अपने वालिद साहब से आपने क्या सीखा? उनसे मैंने डायरेक्शन का नजरिया सीखा। डायरेक्शन किस तरह वो किया करते थे, बचपन में अपने साथ ले जाते थे, और जैसे कि मैंने बताया आजकल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, हमारे टाइम पे नहीं था। चलाता था? उस टाइम पे खिलौने चलाता था। तो उनके साथ शूट पे जाया करता था। वो किस तरह कैमरे ट्रॉली पे बैठ के किस तरह गाइड करते हैं, किस तरह लाइटिंग्स को डायरेक्शन देते हैं, वो सारी चीजें देखता था। उससे उस उम्र में तो एक नजरिया मिल गया, लेकिन वो नजरिया मुझे काम आया फिल्में देखने में। मैंने कई सारी कुछ फिल्में देखी। मैं पुरानी फिल्में जो गुरुदत्त साहब की फिल्में, उनका डायरेक्शन है, विजय आनंद है, राज कपूर है, इन सभी की फिल्मों से सीखता हूँ, और फॉरेन की फिल्मों से भी सीखता हूँ डायरेक्शन के बारे में। तो नजरिया मिला, और एक तरीके से डायरेक्शन जो है कहीं ना कहीं मेरे अंदर उनसे आया। ओके, एक फटाक से सवाल कर लेते हैं कि आपके पापा से जुड़ा हुआ है, पापा की एक अच्छी बात और एक बुरी बात, क्या शेयर करना चाहेंगे? बुरी बात तो मुझे कुछ याद नहीं है। फिर भी कुछ भी आपको डांटा, कुछ ऐसा कुछ सबक मिला उनको, एक्चुअली अच्छी बुरी दोनों में से कोई ऐसा सबक याद है जो आपके पास? हाँ, अच्छी बुरी बात दोनों याद आ गई। कि बचपन में सब, बुरी बात ये थी कि बचपन में बड़ी पिटाई होती थी, और अच्छी बात ये थी कि हाँ बचपन में पिटाई होती थी। दोनों सवालों का तो बहुत सारे ऐसे सवाल अभी और करेंगे हमारे फराज साहब से, तो आप लोगों कहीं जाना तो जाइए और आके फिर आ जाइए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ISK फिल्म एंटरटेनमेंट। दोस्तों आप सबका ISK फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती है। तो फराज साहब, मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, मानिए कि मुझे कोई आपसे गाना कंपोज कराना है, म्यूजिक तैयार करवाना है, तो मार्केट में और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा डिफरेंट या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऐसा जो आपने कोर्स किया, या फिर कुछ ऐसा आपके पास है जो मैं आपके पास आऊं? सेंसिबल म्यूजिक, कि अगर आप मेरे पास कोई म्यूजिक लेकर आएंगे और कहेंगे कि ये गाना है, तो मैं उसकी पूरी सिचुएशन आपसे पूछूंगा कि वो गाना, गाने वाला कौन है, और वो गाना क्यों गा रहा है, उसके मन में क्या, उसके पहले क्या घटना घटी थी जब वो गाना गा रहा है, और फिर वो गा रहा है तो कहाँ गा रहा है, दिन का क्या वक्त है, सुबह है, शाम है, दोपहर है। तो ये सारी चीजें म्यूजिक में इनपुट की जा सकती हैं। हाँ, और जब वो म्यूजिक बनकर आता है आपके सामने, आप उन चीजों को फील कर पाते हैं। ओके, एज अ राइटर, आप गाने जो लिखते हैं, तो आप सैड सॉन्ग पे आपका फोकस ज्यादा रहता है, फिर ऑल जो सारे गाने होते हैं जिसमें मूड बन जाए, जिसमें मूड वाली राइटिंग होती है। तो कभी कभी आप राइटिंग कर रहे वक्त आपकी जो विजुअल लिखते हैं, तो विजुअल वीडियोस जो होते हैं वो आपके थॉट्स आते हैं, उस हिसाब से बहुत से लोग लिखा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हमें बजट इतना मिल रहा है, लिखे फट से छापने वाला काम, तो आप वो काम पे यकीन करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिखने, मैंने जैसे बताया कि मूडी राइटर हूँ, प्रोफेशनल राइटर नहीं। तो मेरे विजुअल जब पूरा तैयार होता है तभी मैं उसे कोशिश करता हूँ लिखने की। तो आपने सिंगिंग भी काफी की है, तो आपने गाने भी गाए, और हमने सुना है आपके वालिद साहब से कि आप एक्टर भी हैं, तो एक्टिंग में आपने कौन कौन से जोहर दिखा, मतलब कुछ एक्टिंग में किया है? गाना देखा तो उसमें आपके एक्टिंग भी देखी। उसके अलावा एक डीडी पे सीरियल आता था चमत्कारी कंचा, कुछ एड्स आए हैं कप सिरप्स के, और एक फिल्म आई थी रोड टू संगम, जिसको 22 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो उसमें भी एक्टिंग की। इसके अलावा कुछ रीजनल फिल्म्स हैं राजस्थान की, जिसमें एक्टिंग कुछ किया,
और उसके बाद खुद से भी जो खुद की इन चीजें बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, इंफोटेनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो उसमें एक्टिंग करते हैं। तो कभी आपके पापा ने आपके लिए कोई पिक्चर कुछ ऐसा लिख के रखा है कि ये मैंने बेटे के लिए कहानी लिख के रख दी, संभाल के बनाऊंगा इस वक्त पे? तो वो तो घर की बात, अगर कभी ऐसा कुछ है मतलब पापा के जहन में आपके लिए? उनके जहन में आया होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में ज्यादा था नहीं, तो शायद उनको भी लगा हो कि ठीक है, इसको सिंगिंग करने दो। तो आपका फोकस एक्टिंग में नहीं है? एक्टिंग में फोकस उतना नहीं था, सिंगिंग में ज्यादा था। मैं तो ऐसा प्रोड्यूसर आपको सोचा था अगली मूवी में ले लूं, लेकिन आपने तो मना कर दिया। हाँ, अगर आप बिना स्क्रीन टेस्ट के ले लेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, ये सारी चीजें अलग अलग है, तो आप इनको मैनेज कर लेते हैं? अलग ना होकर कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, क्योंकि सिंगिंग से ही मुझे अपनी चीजों में एक्टिंग करने की एक तरह की मोटिवेशन आया, और क्योंकि मुझे मेरे वालिद साहब से डायरेक्शन का विजन मिला है, मैं वो चीज भी आजमा लेता हूँ। तो मैं अपनी जो विजन है वो पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ। नया मार्केट में आपका कोई गाना या फिर आपके द्वारा लिखा हुआ या फिर म्यूजिक कंपोज किया कुछ मार्केट में है या आने वाला है? आने वाला है, एक गजल आने वाली है, मुस्तसन नज़्म साहब ने उसको लिखा है। उसके बोल भी जब वो रिलीज होगी तब मैं एक शेर उसका सुनाता हूँ आपको, मिसरा, जो कहा आपने किस्सा भी तो हो सकता है, आपके चेहरे पे चेहरा भी तो हो सकता है। तो हिपोक्रेट जो जमाना है उसके ऊपर रिलेवेंट बैठता है, बहुत अच्छे शेर हैं इसमें, तो इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जल्द ही हमारी एक फिल्म आई है जिसमें हम पूरा प्रोसेस बताते हैं कि म्यूजिक किस तरह बन रहा है, लिरिक्स के ऊपर क्या थॉट लगाया जाता है, और जब आपके कानों तक पहुंचता है वो आपको क्यों अपील करता है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज, आपने म्यूजिक के बारे में बात की, तो म्यूजिक में अभी देख रहा हूँ मैं कुछ लोग पैसा देख के काम कर रहे हैं, मतलब उतना पैसे के हिसाब से म्यूजिक तैयार करते हैं, लेकिन पहले के लोग म्यूजिक में आत्मा डालते थे। अब वो कहते हैं कि वो म्यूजिक में कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? क्या आप भी वो पैसा मिलेगा उतने करोगे? नहीं, मैं पूरी इस तरह इस बात से सहमत हूँ कि म्यूजिक बिना रू के अधूरी होती है। कमर्शियल म्यूजिक में आप लोगों को अटेंशन खींचना चाहते हैं, चाहे वो 30 सेकंड के लिए खींचें या 1 मिनट के लिए, वो चीज उनके साथ लाइफ टाइम तक नहीं रुकती, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज नहीं है। खाली म्यूजिक ही नहीं, कोई भी आर्ट अगर जमाने के जो रिवाज से रिबल ना करे तब तक वो पूरी नहीं होती। अगर आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो वो आपके जहन में कुछ वैल्यू देकर जा सकती है, और म्यूजिक का काम भी पहले यही रहा है। जो आपको लगता है कि उसमें रूह थी तो उसको सेंस से बनाया गया था। अच्छा, पहले की भी आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, पहले की म्यूजिक जब गाने होते थे तो आज भी हम लोगों को याद हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, और जो आज के गाने हैं थिएटर से निकलने के बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? लिखने में कुछ परिवर्तन हुआ है या म्यूजिक को कुछ फास्ट कर दिया गया है? पहले के म्यूजिक में आज के म्यूजिक में क्या आपकी नजर में क्या डिफरेंट है? पहले का म्यूजिक क्वालिटी ओरिएंटेड था, अब क्वांटिटी ओरिएंटेड है। कि अभी आपके पास एक सिंथेसाइजर है, मशीन है, सॉफ्टवेयर है, आप पूरा म्यूजिक डिजाइन करें, उसमें टोन कैसा आ रहा भूल जाएं, डिजाइन करें, गाना गाएं, दे दें, आपका पैसा मिला, आप उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब पहले के जो गाने, पुराने किशोर दाने, रफी दाने, जितने भी रफी साहब ने गाने गाए, उनके अल्फाज और जो लिखाई आज भी याद है। आजकल वो जहन में क्यों नहीं बैठे? तो ये राइटरों के ऊपर पूछ रहा हूँ जो आज लिरिक लिख रहे हैं, तो क्या उनकी लिरिक को, उनके गानों को ऐसे म्यूजिक से दबा दिया जाता है कि वो जो उनके अल्फाज हैं वो मर जाते हैं? पहली बात तो अच्छे राइटर्स उतने लिए नहीं जाते। पहले के जमाने में राइटर्स अच्छे थे क्योंकि वो सारे किसी ना किसी अदब, हिंदी अदब, उर्दू अदब के बैकग्राउंड से आए हुए थे। आजादी के पहले सबने स्ट्रगल किया था, और जब उन्होंने फिल्मों में लिखना शुरू किया, कमाल के लिरिक्स लिखे गए थे। अभी लिरिक्स राइटर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि लिखने वाले बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं। उर्दू से सब मेरे को याद आया कि देखिए, उर्दू जो लैंग्वेज है, भाषा है, तो इसका राइटिंग में चाहे वो लिरिक हो या स्टोरी हो, कितना बड़ा योगदान है। उर्दू के बिना कुछ संभव है? उर्दू बनी ही इसलिए थी कि वो एक तरीके का पोइट्री आर्ट बना सके, रेखता, द आर्ट ऑफ पोइट्री। उर्दू जो बनी वो रेखता से बनी, और उसमें शब्द इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उसे गाए तो भी सुंदर लगे, बोले तो भी सुंदर लगे। तो कहीं ना कहीं गानों में उसका इस्तेमाल होना गानों का प्लस पॉइंट होता है। जैसे उर्दू की तो क्या, अगर मैंने बोला बैठ जा, और जब उर्दू में तशरीफ रखी तो उसमें नजाकत बहुत आ जाता है। तो देखिए, बहुत सारी बातों के साथ साथ मैं एक और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी उम्र के हिसाब से आपने अपनी जो भी जर्नी की है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपने जो भी मुकाम हासिल किया इससे बड़े मुकाम पर जाए। अगर आपको कोई खूबसूरत सा मैसेज हमारे कैमरे को देख के न्यू जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, और अपने से बड़े लोगों को, या इंडस्ट्री में जो लोग म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर या सिंगर बनना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वो मैसेज देना चाहेंगे खूबसूरत सा जो हमारे कैमरे पे? सबके लिए वही मैसेज होगा कि अगर आप म्यूजिक परस्यू करना चाहते हैं या म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, आप ट्रेंड में चल रही चीजों के विपरीत खड़े रहें, तब जाके आपकी पहचान बननी शुरू होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे फराज खान साहब का ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, इनसे, इनकी लाइफ से जुड़ी बातें आपको पसंद आई होगी, और बाकी अगर आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया हो, इनकी एक्टिंग के जो उन्होंने
किए हैं वो पसंद आए हो, जो गाने जो म्यूजिक में कंपोज किए पसंद आए हो, तो आप हमारे इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करें। मैं आपको कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि जब आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आप कर ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा दुआएं करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, और देखते रहें मेरी कहानी मेरी जुबानी सीजन 3। और हमारे आज के जो स्टार हमारे साथ बैठे हैं, इनके लिए कमेंट्स में ढेर सारी दुआएं लिखें। चलिए, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।